कुर्बानी की जो ईद है उसमें हमारे जो मुसलमान भाई है हमें भी उसमें शामिल करते हैं। और मैं आपके चैनल की तौज़ीम में बकरे का गोश्त खाता हूँ, बड़ा शौक़ से खाता हूँ कुर्बानी का। जो हमारे पड़ोसी हमें भेजते हैं, तो इंशाल्लाह इस बार भी बकरे का गोश्त खाएंगे और बड़ा जज्बे के साथ खाएंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक। और ईद के दिन मैं समझता हूँ कि हम पे फ़र्ज़ बनता है कि अपने गर्द पेश में जो लोग रहते हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनका ख्याल रखा जाए। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर जो हमारे गर्द पेश में जो लोग रहते हैं, बिलख़ुसूस जो लोअर एरिया के अंदर लोग रहते हैं, उनके दुख में शरीक हुआ जाए, ईद की खुशी में उनके साथ जिसे कहते हैं कि उनके साथ शामिल हुआ जाए और जो ख्याल उनके साथ रखा जा सकता है, मेरा ख्याल रखा जाए। ईद के हवाले से पैगाम तो ये कि सबसे पहले जिन लोगों की आपस में दुश्मनियाँ है या इख्तलाफात है या झगड़े है, वो बिल्कुल ख़त्म करें। क्योंकि मुसलमान आपस में भाई भाई है, या किसी भी मज़हब मुआशरे के बंदे से किसी का कोई झगड़ा इख्तलाफ या कोई झगड़ा हो तो वो ख़त्म करें। और इसके अलावा जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको चाहिए कि अपनी कुर्बानी गरीबों में, हमसायों में, रिश्तेदारों में तकसीम करें। पहले सुबह के नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद तैयारी करते हैं, फिर चलते ईद नमाज के लिए। ईद नमाज के बाद कुर्बानी वाली ईद है, तो ईद कुर्बान करते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं, ख़ुद खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। इसमें कई सबक है मुसलमानों के लिए। एक तो अताअत खुदाबंदी, दूसरे अताअत पिदरी, और तीसरा ये कि जो गरीब और अमीर में जो फ़र्क है, जो तफावत है, वो इस कुर्बानी की याद भी दिलाता है कि हम उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। तो कुर्बानी तो वाजिब है मुसलमानों पे, लेकिन इसकी बेइंतहा ये सवाब का मौजब है और बाइस है। तो कुर्बानी की ईद हम सब मिल के मनाते हैं, और इस हवाले से जो मुसाफिर होते हैं, जो बच्चे बाहर होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो हम खुशियों में अपने आवाम के साथ साथ अपने घर वालों सब मिल के इंतहाई मुसरत के लम्हात होते हैं हमारे लिए। ईद पे तो आपको पता है कि बहुत सारे तबकात हमारे ऐसे हैं जो महंगाई की वजह से, हमारे मुल्की हालात की वजह से यकीनी तौर पर अभी तक वो प्रॉपर तरीके से उस वेव से नहीं निकल सके। तो हमें अपने उन महरूम तबकात को भी खुशियों में शामिल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये तो है भी जो ईद है ये हमें दर्स देती है कुर्बानी का, और जो हम कुर्बानी का गोश्त है हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तक लोगों तक पहुँचाएँ। और ना सिर्फ गोश्त के अलावा भी जो हम उनकी माली इमदाद कर सकें, ताकि वो भी अपने और अपने बच्चों के साथ वो खुशियाँ एंजॉय कर सकें जो कि मतलब है कि हम लोग जो कि मुखय्यर अदरात हैं या जो लोग अफोर्ड करते हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को। और इस ईद के मौके पे मुझे पता है, हम सबको पता है, पाकिस्तानी हमारे बड़े खुले दिल के मालिक लोग हैं, और हमारे पाकिस्तानी हमेशा हर कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ईद पे अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक फ़र्ज़ है। और ख़ास तौर पे महंगाई के इस दौर में जहाँ मुतवस्सित तबका जो है वो बहुत ज़्यादा शिकार है हर तरह से प्रॉब्लम्स का, उनका बिलखुसूस ध्यान रखें। तब जब आदमी सारे मतलब घर आते हैं घर, तो वो सबसे पहले बकरे का ही होता है कि उसका जल्दी जल्दी वो कसाई हमारी बारी आ जाए तो कसाई हमें गोश्त बना के दे दे। तो सबसे पहले वो कलेजी जो होती है वो बनती है, और उसके बाद फिर बाकी खाने बनने की तैयारी होती है। देखिए, जब हम जानवर ख़रीदने जाते हैं तो ये बात ख्याल करें कि जो जानवर बेच रहे होते हैं ये उनके अगले साल का पूरे साल का ख़र्चा वो अपना जमा करते हैं इससे ना, और एक साल उन्होंने लगाया होता है इस जानवर को पालने में। तो ये जो हम करते हैं ना बेजा हैगलिंग, हम जब जेवर लेते हैं या हीरे जवाहरात लेते हैं उस पर हम हैगलिंग नहीं करते, हम डिज़ाइनर क्लोथ्स में हैगलिंग नहीं करते। मगर जब हम बकरा या बैल लेने के लिए जाते हैं तो उस पर हम अड़ जाते हैं कि हमने तो तुम्हें 5 या 10 हज़ार रुपये कम देने। नहीं, आप सदका समझ के उसको दें, क्योंकि उसने अपना चूल्हा चलाना है। उससे जो भी जानवर बेच के जाएगा उससे 1 साल उसने अपना चूल्हा चलाना है। दूसरी बात यह है कि अब हम लोगों के लिए तो इतना कोई मुश्किल नहीं है गोश्त खाना, ठीक है, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि गोश्त
अफोर्ड नहीं कर सकते, अब तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते। तो बेहतर यह है कि जो भी आप गोश्त करते हैं, कुर्बानी करते हैं, उसमें ज़्यादा सवाब ये हासिल करें कि उस गोश्त को पैकेज करें और जल्द अज जल्द बाँट दें, बनिस्बत ये कि अभी आजकल जो आप फ्रीज़र साफ़ कर रहे हैं कि जी फ्रीज़र में ये गोश्त भरना है, रानें रख लेनी है पूरे साल के लिए, ये करना है वो करना है। हमारे घर में रवायत है कि हम जो सदके ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है ये नहीं रखते और बस स्टाफ मतलब बांट दिया जाता है, क्योंकि यही मकसद है। और जितनी जितनी महंगाई बढ़ रही है तो मेरा जनरल ईद के अलावा मेरा ये मैसेज है कि ख़ुद तो आप खाते ही हैं लेकिन खिला के खुश हों, अल्लाह की रज़ा इसी में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब, और हम अपने प्रोग्राम में वैसे तो अमूमन मईशत और इसके साथ साथ सियासत और इंसानी हुकूक समेत जो मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं उस पर बात करते हैं लेकिन क्योंकि अब ईद के दिन हैं तो ईद के दिनों के दौरान हम सियासत से हट के ज़रा बात करेंगे कि ऐवान बाला के डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं वो ईद कैसे मनाते हैं, और इसके साथ साथ अगर बीच में कोई सियासी सवाल उनकी इजाज़त से कर भी लिया तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि आजकल जो एक मुतनाज़ा बिल का मामला भी है और दीगर जो मामला भी सेनेट में चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट पर बैठते हैं तो सेनेट में कैसा माहौल देखते हैं, क्या बेहतरी आ सकती है, और सबसे ज़्यादा कौन से सेनेटर हैं जो मिर्ज़ा आफरीदी साहब को तंग करते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने टाइम निकाला। वैसे तो अमूमन ईद का दिन आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बचपन में तो ऑब्वियसली बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन अब आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, आपकी ईद और बच्चों की ईद और हमारी ईद क्या मुख्तलिफ आप समझते हैं कि होता है? एक तो शुक्रिया नादर तुम्हारा, और मैं आपको बताऊं कि जब हमारे यहाँ जब बचपन में हम ईद मनाते थे तो वो एक और एक्सपीरियंस था। अब इस जगह पे आके, इस पोजीशन पे आके एक और एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं अपने लोगों के साथ ईद मनाऊं, अपने इलाके के लोगों के साथ मनाऊं। और बचपन में तो ये होता था कि हम कुर्बानी के लिए वालिद साहब कहते थे कि आ जाओ और इधर ही बैठ के गाय भी देखो किस तरह ज़िबा होती है और दुम्बा किस तरह ज़िबा करना है। हम एक पठान, एक कबाइल जो है, हमारा शौक़ होता है कि हम ज़्यादा दुम्बे गोश्त का ज़्यादा शौक़ होता है हम लोगों को। तो अभी भी ईदी वगैरह देते हैं या लेते भी हैं? अभी तक ली तो नहीं, दी है सिर्फ, और बच्चों को और बाकी रिश्तेदार आ जाते हैं, देते रहते हैं ईदी। तो ईद का दिन मसरूफ़ गुजरता है, दोस्त आपकी तरफ भी आते हैं? सुबह नमाज के टाइम हम नमाज के बाद जो है हमारे रिश्तेदार हैं, मैं उनकी तरफ चला जाता हूँ। फिर उसके बाद हम कब्रिस्तान जाते हैं, अपने दादा और दादी के कब्र पे जो हमारे रिश्तेदार हैं उधर जाके दुआ करते हैं। उसके बाद आके कुर्बानी करके उसके बाद टिक्के शक्के बनते हैं हमारे यहाँ। बना भी लेते हैं? बना भी लेता हूँ, मुझे शौक़ है, बारबेक्यू का शौक़ है। तो घर में कोई किचन का काम भी करते हैं या सिर्फ बाहर दोस्तों के साथ बारबेक्यू ही होता है? वैसे खाना बनाना आता है मुझे बड़ा अच्छा, और मैं बना भी लेता हूँ। क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे शहरों में जाना पड़ता है कि वो नॉन मुस्लिम फूड होता है, जैसे चाइना में, कोरिया में, तो वहाँ पे खुद ही खाना बनाना पड़ता है हलाल के लिए, ताकि हलाल। तो जो आपके साथ डेलीगेशन होता है तो उनके लिए भी मैं अभी एज डिप्टी चेयरमैन तो मैंने नहीं बनाया बाहर जाके, लेकिन उससे पहले जब मैं जाता था तो मैं खुद बनाता था। लेकिन बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी तो होगी कि किस किस से ईद मिलना है, कहाँ कहाँ जाना है, ये प्रोफेशनली ये भी तो नहीं होगा? ये मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली, अब जो भी आ सकता है आ जाए, कोई इशू नहीं होता घर पे। क्योंकि इलाके के लोग, हमारे यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है कि ईद के दिन ना हमारे इलाके के लोग आते हैं हमसे ईद मिलने के लिए, और उनको खुशी भी होती है, हमें भी खुशी होती है कि लोगों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें, अपने इलाके के लोगों से मिलें। तो मिर्ज़ा साहब, आपका सियासत में आने का फ़ैसला आपने कब किया और किससे मुतासिर होकर आप सियासत में आए? आपका साहब का फाटा से ताल्लुक़ है, तो आपने जब सियासत में आने का फ़ैसला किया तो किससे आप मुतासिर हुए? बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 1991 में या 92 में मेरा ताया जो है ना वो सेनेटर बना था। तो जब मैं घर आ गया तो उस टाइम पे बड़ी खुशियाँ थी, रौनक था, मैं छोटा था उस टाइम पे।
तो मैंने कहा ये पॉलिटिशियन और ये सियासत ये तो बड़ा मज़े वाला काम नहीं है, इतना ज़्यादा लोग मिलने मिलाने और एक तो वो ऐसे दिल में वो बात बैठ गई थी कि मैंने सेनेटर बनना है। और वो चीज़ चलती चलती गई, पॉलिटिक्स की तरफ रुझान चलता गया। थोड़ा फैमिली में थोड़ा सा पॉलिटिशियन मौजूद है। मेरे ताया एमएनए भी बन चुके थे, सेनेटर भी बन चुके थे। तो वो एक घर में एक वो था, माहौल था, वो सियासी माहौल था जी सियासी गपशप भी होती होगी जाहिर है। और वो इलेक्शन लड़ते रहते थे मेरे ताया, तो हम उसमें उनके साथ ही होते थे। सेनेटर बनने के बाद आपने सोचा था कि ऐवान बाला के डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बनेंगे? 2020 में मैंने जब देखा हाउस में कि कौन बनेगा 2021 में डिप्टी चेयरमैन, तो मुझे लग रहा था कि इस दफ़ा ये जो पगड़ी है ना, ये कबायली के सर के ऊपर आएगी, तो फाटा की जो नुमाइंदगी होगी, मुझे लगता है ऐसे। तो वैसे ही हुआ कि हमें फाटा को पहली दफ़ा ये ओहदा मिला और उस टाइम पे जो हाउस में लोग थे। लेकिन जब आप डिप्टी चेयरमैन बने तो उस टाइम तो बड़ी सियासी कशमकश थी, तो आपको उम्मीद थी कि आप बन जाएंगे? बेसिकली हाउस में एक और तरह का माहौल होता है। आपकी जितने भी दोस्त होते हैं, जितने भी आपके एलाइज होते हैं, अपोजिशन होती है, वो लोग देखते हैं कि ये बंदा जो है ये हमारे साथ इतना अरसा गुजार चुका है, कैसा है, इसका रवैया कैसा है, क्रिटिसिज्म करता है कि नहीं करता, किसी के ऊपर बात करता है कि नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि मैंने पिछले जो 3 साल गुजारे थे 2018 से 21 तक, तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं सारे लीडरशिप की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, चाहे वो जरदारी साहब हों, मियां नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, जो भी है मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि एक लीडरशिप हर एक आदमी की अपनी एक इज़्ज़त होती है। तो इस वजह से वो एक ऐसा माहौल मैंने क्रिएट किया। मैं बेसिकली चाहता था कि मैं एक एज ए टेक्नोक्रेट अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, ना कि वो वाला पॉलिटिशियन। मैं चाहता था कि मैं अपने मुल्क को, अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ काम ऐसे करूं। सो जब मैं चेयरमैन कॉमर्स कमेटी बना तो उसमें मैंने बहुत से ऐसी कानून साजी की। जैसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट था, वो ये था जोग्राफिकल इंडिकेशन लॉ, जीआई लॉ, जो मेड इन पाकिस्तान था, वो कि हम लोगों ने आज तक 70 साल से तो बना नहीं था मेड इन पाकिस्तान। लेकिन जब मैं उस कमेटी का मेंबर बना, चेयरमैन बना, तो वो मैंने कर दिया। मैंने क्या किया, मेरे मेंबर्स तो मेरे जो उस टाइम पे कमेटी मेंबर्स, तो हमने सब मिलके बड़ी मेहनत की और वो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आप चेयरमैन बने कमेटी के तो आपने देखा कि इश्यूज थे वो फिर कॉमर्स से मुतल्लिक हों या फाटा से मुतल्लिक हों? अभी भी बहुत अच्छा स्टिल, और मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो। लेकिन आपने फाटा की बात की कि पहली मरतबा डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा फाटा को मिला है, लेकिन ये ओहदा मिलने के बाद सबका फाटा में क्या तब्दीली आई है? जब हमारा मर्ज हुआ फाटा केपी गवर्नमेंट के साथ, तो उस टाइम पे हमने एक 20 एजेंडा बनाया था, 20 एजेंडे बने हुए थे, जिसके ऊपर ये था कि आपकी वहाँ पे जुडिशरी होगी, वहाँ पे अदालतें होंगी, और वहाँ पे पुलिस का निज़ाम कैसे होगा, वहाँ पे एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगी। लेकिन उसमें से सिर्फ एक के ऊपर डिस्कशन हुई और विद द वेरी नेक्स्ट डे हम मर चुके। अच्छा। जो कि मैं समझता हूँ कि हाउस में उस पर डिबेट होना चाहिए था कि हम कैसे काम करेंगे। लेकिन खैर एनी हाउ वो नहीं हो सका उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम से अभी तक वो काम नहीं हो सके अभी भी। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ये भी तो एक तासुर दिया गया ना कि उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया मर्जर के हवाले से। बेसिकली मर्जर में तो हम 2-3 एक ऑप्शन से कि हम एक रिवाज का एक कॉन्सेप्ट बना दें, हम सूबे का एक कॉन्सेप्ट बना दें, हम मर्ज कर दें सूबे के साथ। तीनों के ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि हम किस तरह चले जाए। लेकिन वो गवर्नमेंट चेंज होने के टाइम पे बिल्कुल एंड डे के ऊपर, इवन दैट के संडे को केपी गवर्नमेंट ने वो रिजोल्यूशन पास करके हमारे पास भेजा। तो आप समझते हैं कि मर्जर का जो अमल था वो जल्दबाजी में हुआ? जल्दबाजी में इस तरह हुआ कि वो जो वादे थे वो कमिटमेंट लेना चाहिए था हमें,
वो कमिटमेंट हमने नहीं लिया उस टाइम पे गवर्नमेंट से, और मर्जर हो। और जो अभी लोकल लोग हैं, आप समझते हैं कि वो अभी भी मुतमईन हैं, या अभी भी बहुत से ऐसे लोग या कबीले हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं मर्जर के हवाले से? बहुत ज़्यादा। हम आपके सेनेट में भी सुनते हैं, बहुत से लोग जो हैं, बहुत से सेनेटर्स इस पर बात करते हैं। तो आप अभी भी समझते हैं कि उनको अभी भी एतमाद में लेने की ज़रूरत है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत है? देखें नादर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने ज़्यादा सूबे होंगे उतना अच्छा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी अच्छी होगी, लोकल लोगों को फैसिलिटेशन भी अच्छी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में सूबे ज़्यादा होंगे तो फाटा को भी सूबा बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। मेरा हेल्थ मिनिस्टर केपी का, वो वज़ीरिस्तान नहीं जा सकता, वो वाना नहीं जा सकता, वो बाजावर नहीं जा सकता, वो मुमन एजेंसी नहीं जा सकता। मेरा एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ नहीं जा सकता। क्योंकि रहता तो केपी वाला है, मर्दान का होगा, चरसद्दे का होगा, वटेवर जिधर का भी होगा। वो कहता है मैं कबाइल में कैसे जाऊँगा। तो उसके जहन में अभी भी वो कबाइल तो है ना, कि है तो कबाइल। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सूबे बढ़ेंगे, सूबे बढ़ने चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में, तो फाटा को भी एक सूबा बनना चाहिए। वो तो एमक्यूएम का भी मुतालबा है कि सूबा बना दें कराची को। बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे एबटाबाद का, हज़ारा का भी बनना चाहिए, पंजाब के भी बनने चाहिए। और बलूचिस्तान को आप देखें कितना बड़ा रकबा है। और अब अगर आप सफ़र करेंगे गवादर से कराची तक 12 घंटे लगते हैं। ठीक है। मैं अगर लाहौर से अपने गांव जाऊं तो 6 घंटे लगते हैं। तो मुझे बताएं ये सफ़र जाता है कि वो सफ़र जाता है? तो बलूचिस्तान में भी एक सूबा बिल्कुल होना चाहिए। बलूचिस्तान के 3 सूबे होने चाहिए, पंजाब के 3 सूबे होने चाहिए। एक तो वो खुसरो बख्तियार साहब जो कमिटमेंट हुई थी उस वक्त चेयरमैन पीटीआई के साथ, वो भी नहीं बन सका। सराइकी सूबे की जो बात हो रही थी, बिल्कुल तो वो भी बनना चाहिए। देखो बात सुनो, ये मैं सूबे की बात क्यों की, क्यों बढ़ने चाहिए। अगर हम सूबे बनाएंगे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगी। ठीक है। हमारे वहाँ पे बहुत से ऐसी ज़मीनें हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, वो हम उगा नहीं सकते। क्यों? हमारे वहाँ पे ऐसे फैसिलिटेशन नहीं है, लोगों के पास वो सहूलत ही नहीं है कि वो जाए और वहाँ पे वो खेती बाड़ी करे। नहीं, लेकिन फिर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी तो है ना। अब सिंध में अगर एमक्यूएम बात करती है तो पीपल्स पार्टी को एतराज़ आते हैं, पंजाब में बात करें तो नून लीग को भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, बलूचिस्तान वालों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। देखिए बात सुने, 18 अमेंडमेंट हुई, NFC वार्ड हुआ, ठीक है। तो अगर सुबह बनेंगे और सुबह को उसी तरह NFC वार्ड में तकसीम होगा, क्योंकि वो तो आपके सेंसस के ऊपर है, आपकी मरदमशुमारी के ऊपर है। तो पैसे की ही बात है ना, कि पैसे ऐसा ना हो कि सुबह बने तो पैसे कैसे हम तकसीम करेंगे। जब 18 अमेंडमेंट हुई है उसमें ये चीज़ क्लियर लिखा हुआ है कि जितनी आबादी होगी तो सुबह जितना भी एरिया हम देंगे उसके लिए बनाएंगे, वो जितनी आबादी भी उसमें होगी उतने पैसे देंगे वफाक से। मर्जर के बाद जो वादे वफाकी हुकूमत ने किए फंड्स के हवाले से भी, हमने माजी में जो हुकूमत थी उस वक्त भी देखा कि बड़े मुतालबे सामने आ रहे थे कि आपने मर्जर तो कर दिया लेकिन वहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। आप कहाँ समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो फंड्स का मामला हो या दीगर मामले हों? देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले एजुकेशन का मसला है। ठीक है। तालीम उस तरह की तालीम का मयार नहीं है। पेशावर और फाटा, मैं अपने इलाके की बात कर देता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए। खैबर एजेंसी और पेशावर के दरमियान एक दीवार है, सिर्फ बाउंड्री का एक दीवार है, लेकिन दीवार के उस तरफ 4G चलता है और दीवार के उस तरफ जो है ना वो 3G भी नहीं चलता। ठीक है। दीवार की उस तरफ बिजली भी है और दीवार के इस तरफ बिजली नहीं है। उस तरफ सड़क भी है, इस तरफ सड़क नहीं है। उस तरफ हॉस्पिटल भी है, इस तरफ हॉस्पिटल नहीं। तो क्या मर्जर हुआ? एक दीवार के ही एक साइड लाइन लगाई हुई है ना, कि इस लाइन के उस तरफ तुम हो, इस लाइन के हम हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर लाइन इस तरह बिछी हुई है तो उस हिसाब से फिर हमें वो चीज़ मिली नहीं है अभी तक, और ना हमें दी है। ठीक है मिर्ज़ा साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मिर्ज़ा साहब, अभी जैसे हम फाटा की बात कर रहे थे, अभी कितने लोग हैं जो आप समझते हैं कि आपके इलाके के लोग आपसे नाला हैं कि आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं और आपके ऐवान बाला में होते हुए भी जो वादे किए गए फाटा के साथ वो अभी तक पूरे नहीं हुए? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे कल भी मैसेज आ रहे थे कि
हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, हमें कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया आपने। बेसिकली मैं तो ईवान को चलाता हूँ, मेरे मेंबर कानून साजी करते हैं। मैं एज ए डिप्टी चेयरमैन कोई बिल भी नहीं डाल सकता, कोई रेजोल्यूशन नहीं डाल सकता, कोई मोशन नहीं डाल सकता, तो मेरा काम तो है भी नहीं बिल कोई कानून साजी। मैं तो हाउस को चलाता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जो 3% NFC वार्ड था हमारा वो नहीं मिला। अगर सिर्फ वो भी मिल जाता तो हमारे ये मामलात जो है काफ़ी हद तक हल हो सकते थे। फिर हमें ये भी वादा किया था कि आपको हम ये 10 साल में 1000 अरब रुपए देंगे एक्स्ट्रा, वो भी नहीं दिए। तो फिर लोगों को कैसे मनाते हैं? सब्र कहते नहीं है कि बस फिर रिज़ाइन कर दें? जब 70 साल सब्र किया हम लोगों ने, और भी सब्र कर लेंगे इंशाल्लाह, बेहतरी आएगी। अभी चूँकि मैं ज़्यादा कुछ इसलिए भी नहीं कह सकता, इकॉनमी का बड़ा मसला है। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इतने इकॉनमी का इतनी क्राइसिस है तो हम लोग थोड़ा सब्र कर लेंगे, थोड़ा हालात ठीक हो जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बन जाएगा। तो आप समझते हैं कि अभी इसाक डार साहब के साथ भी ये मामला उठाने की ज़रूरत है कि वहाँ पे लोगों में एक तशवीश है, उसको दूर कर लें? मेरी परसों हाउस में उससे मीटिंग भी हुई, आयशा साहिबा से। हाँ जी, हमारी स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, इस बारे में कि हमारे NFC के बारे में आप प्लीज़ कंसिडर करें इसको, ताकि हमें 3% NFC वार्ड तो मिले। लेकिन फिर आप वहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए आप बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट क्या कर रहे हैं? कोई स्कॉलरशिप का कोई आप उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई तालीम के लिए? ये एक अच्छी बात आपने पूछी है। पिछले 3 साल से हमारे जो स्कॉलरशिप है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं बच्चों को। इस कुछ महीने पहले हमने कुछ 8.5 अरब रुपए जो है उनके लिए स्कॉलरशिप की मंजूर किए हैं। एहसन इकबाल साहब से मैं मिला हूँ, प्लानिंग में PC1 बन गया, HEC PMDC के साथ। तो वो सिंध गवर्नमेंट ने भी अभी सीटें दी हैं हमें, बाकी सूबों ने भी हमें दिए। तो वो मेडिकल की जो स्कॉलरशिप है और बाकी जो तालीम के हैं, कोई 5000 स्कॉलरशिप हमने अभी फाटा के बच्चों और बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान और फाटा दोनों बच्चों के लिए हमने दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितने बच्चे तालीम करेंगे, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मुझे रोड ना बनाए मेरे लिए, मुझे बिजली ना देने, मुझे इंटरनेट ना दें, मुझे और सहूलत नहीं चाहिए, मुझे तालीम चाहिए और सेहत हॉस्पिटल चाहिए। ये दोनों ठीक होंगे, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी भी ठीक हो जाएंगे। वो बच्चे पढ़ेंगे, खुद अफसर बनेंगे, अपने इलाके में काम करेंगे। लेकिन मिर्ज़ा साहब, आप एक्स फाटा से आए, सेनेटर बने, फिर आप सीनियर सियासतदान मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। आप उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी कि सामने आपका एक सीनियर सियासतदान हो, आप फाटा से, एक्स फाटा से आपका ताल्लुक़ हो, उम्मीद थी कि आप मौलाना साहब से जीत जाएंगे? थी तो नहीं, लेकिन ऐसा था कि चूँकि गफूर हैदरी साहब पहले डिप्टी चेयरमैन बन चुके थे, तो मुझे लगता है कि लोगों ने मुझ पे भी इत्मीनाद किया कि चलें इस दफ़ा फाटा से है। बेसिकली ये वोट फाटा को दिया है सब ने, और आपका ज़ाती है? मेरा ज़ाती इन सेंस कि आपके दोस्त भी थे, वो भी कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कंसिडर किया मुझे एज अ ट्राइबल, कि पहली दफ़ा ट्राइबल को और फाटा को ये हम दे देते हैं, क्योंकि इनको पहले ऐसी कोई नुमाइंदगी नहीं मिली थी। आप जब सेनेट में चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बैठे होते हैं, क्या सेनेट का माहौल आप देखते हैं? कौन से सेनेटर, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, आपको सबसे ज़्यादा तंग करते हैं? हमने देखा है तंगी साहब भी होते हैं। मैं तंगी भी है, बेसिकली ये तंग नहीं करते, वो ज़्यादा जो है ना वो अपने पार्टी को डिफेंड भी कर रहे होते हैं, और वो जाहिर है हर एक मेंबर जो बैठा होता है अपनी पार्टी को डिफेंड करता है कि तो अगर कोई इस तरह की कोई बात किसी के बारे में बोले, लीडरशिप के बारे में, तो जाहिर है वो खड़े होते हैं। लेकिन तंगी साहब हैं, आबड़ो साहब हैं, डॉक्टर जरका है, और भी 2-3 हैं जो बोलते हैं। कैसे हैंडल करते हैं फिर? ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं, अगर 2-3 दफ़ा कह के फिर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐवान बाला में समटाइम्स ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं जिनको आपको हज़फ करना पड़ता है, तो आप समझते हैं कि ऐवान बाला में इस तरह के अल्फाज से गुरेज करना चाहिए तमाम सेनेटर? बिल्कुल होना चाहिए,
बात यह है कि हमें सारे पाकिस्तान, हमारा नेशन हमें सुनता है और हम ये चाहते हैं कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हों ताकि हमारे यंग जनरेशन के लिए वो एक नॉलेजेबल हो। ऐसा ना हो कि ऐसी कोई बात हो, हम तो एक्सपंज कर लेते हैं लेकिन लाइव चल रहा होता है एक सेशन, तो सब देख रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए। कौन से सेनेटर्स होते हैं जो सेनेट इजलास ख़त्म होने के बाद आपके चैम्बर आ जाते हैं और आपसे गिला भी करते हैं कि आज आपने हमें टाइम नहीं दिया, बोलने नहीं दिया? बेसिकली सबका दिल होता है कि सब बोलें। अब इतना टाइम तो नहीं होता, जो हमारे जो प्राइवेट मेंबर डे होता है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है जो करने वाला होता है, तो उस दिन हम इतना टाइम नहीं दे सकते। फिर हमारा नेक्स्ट डे हमारा क्वेश्चन आवर्स होता है, बिल होते हैं, दूसरे काम होते हैं, तो जितना भी टाइम हमें मिलता है हम उनको दे देते हैं। बाकी तो सारा दिन तो इजलास नहीं चल सकता। ये एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि मौजूदा जो सेनेट है, इस हुकूमत के आने के बाद जो कानून साजी होनी चाहिए उस तरह इतनी कानून साजी नहीं हुई, जितना सेनेट को किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं हुआ। आप इससे इत्तफाक करते हैं? हुआ भी है और नहीं भी हुआ। हुआ इस सेंस में है कि क्योंकि गवर्नमेंट चले गई, एक दूसरी आ गई, फिर वो 16 महीने इसमें ये भी गुजर गए, पिछली गवर्नमेंट में वो भी था। तो मैं समझता हूँ कि जो मेंबर है उनका काम है अच्छी कानून साजी ला के आना। मेरा और चेयरमैन साहब का काम नहीं है, उन लोगों का काम है कि अच्छी कानून साजी लेके आएँ और हाउस में पास कराएं। अगर हम वो वाली जो हम पुरानी कानून साजी है उसमें कोई तरमीम करेंगे तो हमारे मुल्क में एक अच्छी लेजिस्लेशन होगी, लोगों के लिए आसानी होगी। लेकिन आप देखेंगे सेनेट में अक्सर रज़ा रब्बानी साहब जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है और रबड़ स्टैम्प जो है वो सेनेट बन गया है। आप समझते हैं कि वाकई पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं है और वहाँ पर बिल जो हैं वो बिल्डोज होते हैं? हाँ, चेयरमैन साहब ने एक और अपोजिशन गवर्नमेंट ने जब हमारी मीटिंग होती है इजलास शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी का, हम उसमें ये डिसाइड करते हैं कि अगर कोई इस तरह की बिल गवर्नमेंट लेके आएगा तो कमेटी जाएगा, कमेटी से वो पास होके फिर हाउस में आएगा। तो जब और वो होना भी चाहिए क्योंकि बाकी जो मेंबर हैं, अपोजिशंस हैं, बाकी पार्टी के मेंबर हैं, ताकि उसके ऊपर बैठ के उसके ऊपर कोई अच्छी तजावीज़ हैं उसमें ऐड करें, होना भी चाहिए। लेकिन फिर बहुत से बिल्स हैं जो आप डायरेक्ट पास हो जाते हैं। हाँ। उसके भी हमारे पास क्योंकि रूल्स में ये मौजूद है ये ऑप्शन कि अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ। लेकिन हाउस का सेंस लेके मतलब मेजॉरिटी एक साइड पे हो और ये समझा जाए कि टाइम नहीं है, ये कानून साजी बड़ी ज़रूरी है, जल्दी होनी चाहिए, तो फिर हम वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं। मतलब अगर आप कमेटी को नहीं भी भेजते तो ये कोई गैर आईनी या गैर कानूनी अमल नहीं है? नहीं, ये रूल्स में मौजूद है। रूल्स में मौजूद है कि हाउस का सेंस लेके आप कर सकते हैं। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट वो चाहती है कि बिल्कुल अपोजिशन भी बैठ जाए उसमें और उसमें अच्छे जो कानून साजी हो अपना इनपुट उसमें। लेकिन मिर्ज़ा साहब अभी जैसे बजट पेश हुआ है, अब इस पर मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, फाटा के एक्स फाटा के भी होंगे, आपके भी होंगे, लेकिन इस पर हमेशा एक बात की जाती है कि सेनेटर से तजावीज़ तो ली जाती हैं लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं होती, उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता। आप समझते हैं कि सेनेटर्स की तजावीज़ की भी अहमियत होनी चाहिए? उसके लिए क्या हो, क्या वज़ारत ख़जाना से बात हो, रूल्स में तरमीम की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं? देखें, बात यह है कि जब हमारे पास फाइनेंस बिल आ जाता है तो हम फाइनेंस कमेटी को भेजते हैं कि आप इसको चेक करें, और जो हमारे मेंबर होते हैं हम उनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि आप जाएं अपने जो भी रिकमेंडेशन है इसको दें कमेटी को ताकि वो हाउस में आ जाए। पिछले साल भी इसी तरह हुआ। ये तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, कोई 30% 20% रिकमेंड हुए हैं, वो मानी गई हैं। बिल्कुल जो अच्छी बातें होती हैं वो मानते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, और वो जो गिला करते हैं और जो है उनका है राइट भी है। हाँ। तो अगर वो 40% हो जाए तो बेहतर होगा। उनकी तजावीज़ जो है वो बेसिकली वो भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, अपर हाउस है, उनका भी हक है कि उसमें वो उन लोगों को मिले।
मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप समझते हैं कि जो अरकान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, ये बढ़ाकर 40% तक कर देना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अपर हाउस है। देखें हमारे पास जो है फाइनेंस कमेटी का अगर बिल आ जाता है, फाइनेंस बिल आ जाता है, तो इसलिए आता है कि हम इसको चेक करें कि इसमें डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा रखा गया, डिफेंस के लिए कितना रखा गया, तालीम के लिए कितना रखा गया। तो जिस सूबे में काम हो रहा होता है तो मेंबर को पता होता है, क्योंकि उस सूबे का उस नुमाइंदगी करता है, उस इलाके का है, तो वो ज़ाहिर है वो उस अच्छाई के लिए बात करेगा ना कि ये होना चाहिए इसमें। उसके बाद ये नेशनल असम्बली में जाता है और वो मेंबर की जो भी रिकमेंडेशन नेशनल असम्बली की होती है वो अपने डाल देते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब, ऑन अ लाइटर नोट एक तासुर ये भी दिया जाता है कि जो भी सेनेटर बनता है वो टिकट ख़रीदता है 70 करोड़ तो 75 करोड़। आप समझते हैं कि सेनेट में वाकई कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए में टिकट लेकर ऐवान में आते हैं? अगर है तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समझता हूँ कि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप पंजाब में जो पिछले इलेक्शन हुए तो कितने पैसे लगे? 55,000 रुपये। क्यों? सेटिंग उसमें ये हुई थी कि नून के इतने, पीटीआई के इतने, और अगले दिन सेनेटर बन गए। ठीक है, तो आप ये कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन कहता है कि पैसे लगते हैं? जब एक दिन में सेनेटर बन के आ गए वहाँ से 12-13 जितने भी 11 मेंबर, तो सिर्फ 55,000 रुपये लगे उनकी जो एप्लीकेशन जमा किया था इलेक्शन कमीशन। लेकिन ये तासुर तो सूबाई असम्बलियों के लिए भी होता है, कौमी असम्बली के लिए भी होता है कि आप पैसे लेके आ रहे हैं, सिर्फ सेनेट नहीं है। तो ओवरऑल तासुर भी ऐसा नहीं है, मेरी नज़र में तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल आपके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि आपने बिल मंजूर करवा लिया है, मुआशी हालात ऐसे हैं, उसके बावजूद अपनी तनख्वाहें बड़ी अच्छी बात की और अच्छा हुआ ये सवाल कर भी लिया आपने। देखिए इस बिल को थोड़ा सा पढ़े, उसमें क्या है, जो जितने भी मराद दिए गए हैं। अब मुझे आप बताएं, आप इधर मेरे घर पे आए तो क्या 1 किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से आप आए? ये तो नहीं हो सकता। गाड़ी 10 रुपए का पेट्रोल खाएगी यहाँ तक आने के लिए, 4 किलोमीटर होंगे तो 40 रुपए का पेट्रोल लगेगा यहाँ पे आने के लिए। गलत है ना? तो हमने वो 10 रुपए से 40 रुपए कर दिया। ये कितने, ये 50-60 साल पहले का बना हुआ वो हमने बढ़ा दिया, उसमें तो उसमें कोई गलत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने जो रेंट था वो इस घर का अभी भी दे रहे हैं और पहले भी देते थे। जो मेरे दफ्तर का ख़र्चा था वो मैंने 1 रुपया अभी तक नहीं लिया, मैं अपनी जेब से दफ्तर का ख़र्चा करता हूँ। ठीक है, तो वो बढ़ा दिया। तो वो तो पिछले डिप्टी चेयरमैन ने भी नहीं लिया, उससे पिछले डिप्टी चेयरमैन ने भी नहीं लिया। ये तो, और जब अगर लेते भी थे तो जो बजट थी सेनेट का, फाइनेंस कमेटी की, हम उसमें अप्रूवल देते थे हर दफ़ा। तो ये तो एक वो वाली चीज़ थी जो अप्रूवल हम देते भी थे, तो हमने सिर्फ उसको बिल की शक्ल में ठीक करा दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट साहब मिर्ज़ा आफरीदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।